गुड मॉर्निंग। केमिकल काइनेटिक्स में आपका इंट्रोडक्शन क्लास हो चुका। आज केमिकल काइनेटिक्स में आपका क्लास नंबर 1 कह सकते हैं। हकीकत में ये क्लास अभी से स्टार्ट हो रहा। इस केमिकल काइनेटिक्स में सबसे पहला वर्ड आप पढ़ेंगे जिसका नाम है रेट ऑफ ए केमिकल रिएक्शन। ये रेट वर्ड आप ऑलरेडी फिजिक्स में परिचित हैं। इस बारे में याद होगा, वेलोसिटी के लिए याद होगा v इज इक्वल टू dx बाई dt। एक्सेलरेशन त्वरण के लिए याद होगा dv बाई dt। वही चीजें यहाँ हमारे पास भी होती हैं। गौर से देखिए, अगर एक रिएक्शन है जिसमें A का परिवर्तन B में हो रहा, तो याद करें A को हम नाम देंगे रिएक्टेंट और हम B को नाम देंगे प्रोडक्ट। तो बहुत बुक में, इवन एनसीईआरटी में रिएक्टेंट के लिए सिंपल बनाने के लिए सब लोग यूज कर देते R और प्रोडक्ट के लिए यूज कर लेते P। P मतलब प्रोडक्ट और R मतलब रिएक्टेंट। इसके लिए ये वर्ड यूज हो जाता है। एक एक करके यहां पर देखें। केमिकल रिएक्शन को रेट के आधार पर, रेट वर्ड का यहां पर तात्पर्य हो गया किस रफ्तार से, किस रूप में रिएक्टेंट का परिवर्तन प्रोडक्ट में हो रहा। स्कूल में आपका पढ़ा हुआ है। रिएक्टेंट को वैसे भी हम हिंदी में नाम देते प्रतिकारक और प्रोडक्ट को नाम देते प्रतिफल। तो किस रफ्तार से रिएक्टेंट का परिवर्तन प्रोडक्ट में हो रहा, इसी को हम लोग नाम देते रेट ऑफ ए केमिकल रिएक्शन। तो रेट के आधार पर रिएक्शन को 3 भागों में बांटा गया। एक का नाम हो गया वेरी फास्ट रिएक्शंस। नाम से ही काफी क्लियर है, जिस रिएक्शन को कंप्लीट होने में बहुत कम वक्त लगता है, बहुत जल्दी काम हो जाता, उसे हम लोग नाम देते वेरी फास्ट रिएक्शंस। तो जैसे जितनी भी आयनिक रिएक्शंस है जिसमें आयन बन रहा, उन रिएक्शन को कंप्लीट होने में बहुत कम वक्त लगता है। मतलब 10 टू द पावर -3 सेकेंड और उससे भी कम सेकेंड लगता है एक रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में परिवर्तित होने के लिए, कन्वर्ट होने के लिए। ऐसे रिएक्शंस को हम लोग नाम देते वेरी फास्ट रिएक्शंस। बहुत तेज ये रिएक्शंस होता है। दूसरी तरफ होता वेरी स्लो रिएक्शंस। इस कैटेगरी में एक छोटा सा एग्जाम्पल बुक में भी लिखा हुआ है। जैसे आप एक एग्जाम्पल लें, आपको बहुत इजी लगेगा। यूरेनियम एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। याद होगा, हर रेडियो एक्टिव एलिमेंट दूसरे एलिमेंट में परिवर्तित होता है और इसके लिए उससे याद होगा अल्फा या बीटा गामा निकलता रहता है। तो हम एक पार्ट बताते हैं। यूरेनियम का हाफ लाइफ पीरियड इस टॉपिक में आएगा। अर्ध आयु काल, हाफ लाइफ पीरियड होता 1600 ईयर्स, 1600 साल। इसका मतलब अगर आप यूरेनियम की 1 ग्राम मात्रा लेंगे तो पता चला वो 1600 साल बीतने के बाद इसकी आधी मात्रा यहां बदल जाएगी और आधी मात्रा बचेगी। हाफ लाइफ पीरियड का मतलब हो गया जिस टाइम इंटरवल में रिएक्टेंट की आधी मात्रा प्रोडक्ट में चली जाती और आधी मात्रा रह जाती है, उसको नाम देते हाफ लाइफ पीरियड, अर्धायु काल। आगे मेरे पास आएगा तो आप यहां ध्यान दीजिएगा। यूरेनियम का हाफ लाइफ पीरियड 1600 ईयर्स है। मतलब अगर आप 1 ग्राम यूरेनियम लेते हैं तो उसको हाफ ग्राम बचने में, हाफ ग्राम कन्वर्ट हो जाने में 1600 ईयर्स माने कई जनरेशंस पार हो जाएंगे।
तो देयर आर वेरी स्लो रिएक्शंस, कुछ रिएक्शंस है जो बहुत बहुत धीमा होता, हम उसका रेट का आकलन भी नहीं करते, बहुत धीमा काम होता। कुछ रिएक्शन होता जिसको नाम देते मॉडरेट। मेरे पढ़ाते वक्त कभी भी कॉपी पेन लेकर नोट नहीं किया करेंगे, आप इमीडिएट ग्रुप में जुड़े रहेंगे, जितनी बातें लिखी हुई इसका पीडीएफ आपको पहुंच जाएगा। पीडीएफ दे भी चुके, पीडीएफ पहुंच जाया करेगा, इससे काम आपका इजी हो जाएगा। अब आप आइए, मॉडरेट रिएक्शन उन रिएक्शंस को कहते जो फास्ट रिएक्शन है उससे धीमा हो और जो स्लो रिएक्शन है उससे तेज हो, ऐसे रिएक्शंस को नाम देते मॉडरेट रिएक्शन। और केमिस्ट्री में ज्यादातर मॉडरेट रिएक्शन ही है और उसी के रेट का हम लोग अध्ययन करते हैं। तो मोस्ट ऑफ द रिएक्शंस आर मॉडरेट और इसी के बारे में हम लोग स्टडी करते हैं। आइए जरा रेट ऑफ रिएक्शन पर थोड़ा काम करें। मतलब एक वर्ड है रेट ऑफ रिएक्शन, इसको आपको बहुत ध्यान से देखना है, इस पर न्यूमेरिकल्स भी काफी मिलेगा, थ्योरी भी बहुत दमदार, गौर करिएगा। रेट ऑफ रिएक्शन के लिए पॉइंट आप यहां पर देखें, याद कीजिए ये कहलाएगा रिएक्टेंट और ये कहलाएगा प्रोडक्ट। इसको आप ऐसे समझ लीजिए, हमने इसको घुमाकर ऐसे कर दिया, वर्टिकल कर दिया, रिएक्शन यही है, इसको हमने कर दिया ए और ये समझ लीजिए हो गया बी। मतलब इसको घुमाकर हमने वर्टिकल कर दिया। अब आप ध्यान दें, इस ए को समझ लीजिए एक वाटर टैंक जिसमें पूरा पानी भरा हुआ, एकदम अलग से एग्जाम्पल से कवर कर रहे। एक्सपेरिमेंटली आप हमेशा टॉपिक को पढ़ा करेंगे फिजिकल, तब आपको डेफिनेशन याद करने में भी आसानी होगी और न्यूमेरिकल बनाने में बड़ा मजा आएगा। तो ये एक वाटर टैंक है जिसको आप ए समझ लें, जिसमें पूरा पानी भरा हुआ, पूरा वाटर इसमें फुल है और नीचे हमने बकेट बाल्टी लगा दिया और बाल्टी में जो पानी की मात्रा भरी जाती है इसको आप समझ लीजिए बी, और इस टैंक में मौजूद पानी को समझ लीजिए ए। अब इस टैंक से पानी गिरने के दर को ही आप क्या नाम देंगे? रेट ऑफ रिएक्शन। किस रफ्तार से पानी गिर रहा समझने के लिए दे रहे, उसी को आप समझ लीजिए, वही हो गया आपका रेट ऑफ रिएक्शन। ध्यान दें कृपया, एक्सपेरिमेंट नंबर 1 गौर करिएगा। ये टैंक अभी पूरा भरा हुआ, ये टैप, ये नल अभी बंद है। तो जब ये नल बंद रहेगा तो ऑटोमेटिक है बाल्टी में पानी की मात्रा इज इक्वल टू 0 और पूरा का पूरा टैंक आपका फुल है। जैसे ही आप नल खोलेंगे तो वाटर के गिरने का दर, पानी के गिरने का दर मैक्सिमम होगा क्योंकि टैंक आपका पूरा भरा हुआ। अब जैसे जैसे आप एक बाल्टी हटाए, दूसरा बाल्टी हटाए, तो जैसे जैसे आप पानी भरते जाएंगे टैंक में पानी की मात्रा कम होगी और टैंक में पानी की मात्रा जैसे जैसे कम होगी तो याद करिए ये गिरने का जो प्रेशर होगा, जो फोर्स होगा, गिरने का जो दर होगा वो धीरे धीरे कम होगा। अब और कई बाल्टी पानी ले लेने के बाद जब टैंक में पानी की मात्रा बहुत कम होगी तो याद कीजिए एक पतला सा फ्लो बनेगा। इसका मतलब वाटर गिरने की दर शुरू से लेकर अंत तक में क्या ये गिरने की दर बराबर थी? जवाब मिला नहीं। क्यों? क्योंकि शुरू में जब पूरा टैंक फुल था तो इसका गिरने का दर बहुत ज्यादा था और जैसे जैसे टैंक में मात्रा कम होती जाएगी ऑटोमेटिक है जो रेट है गिरने की दर है वो धीरे धीरे कम होगा
और जब ये मात्रा और कम होगी तो ये दर धीरे धीरे और डिक्रीज करेगा। तो इस दर को आप दो रूपों में व्यक्त कर सकते हैं, मतलब टैंक के वाटर लेवल को भी नाप करके आप दर व्यक्त कर सकते हैं, और जो बाल्टी नीचे लगाई गई उसमें कितना पानी भरा उसको भी मेजर करके आप दर बता सकते हैं। मतलब दर निकालने का दोनों पैमाना है, दोनों स्केल है। देखते हैं इसमें रेट ऑफ रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू रिएक्टेंट की गणना कर रहे हैं, मतलब हम रिएक्टेंट के रिस्पेक्ट में, प्रतिकारक के रिस्पेक्ट में दर निकालना चाहते हैं। गौर करिए, इनिशियली द रेट ऑफ रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू रिएक्टेंट इज मैक्सिमम, मतलब ये कहना चाहता जो शुरू में इनिशियली इसके पानी गिरने की दर जो होगा, मतलब ए से बी में परिवर्तन का जो दर होगा वो बहुत ज्यादा होगा, बिल्कुल ज्यादा होगा, क्योंकि लॉ ऑफ मास एक्शन कहता है रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो रिएक्टेंट ज्यादा दीजिएगा तो ऑटोमेटिक है जो दर होगा वो ज्यादा होगा। तो इनिशियली रेट ऑफ रिएक्शन इज मैक्सिमम, बहुत ज्यादा होगा। क्यों ज्यादा होगा? क्योंकि रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन शुरू में बहुत ज्यादा होता है। नेक्स्ट आइए, जैसे जैसे समय बीतता जाएगा, याद कीजिए इसके वाटर लेवल की मात्रा कम होती जाएगी, और जैसे जैसे वाटर लेवल कम होता जाएगा ए से बी में कन्वर्शन की दर, परिवर्तन की दर, रिएक्शन का रेट जो होगा वो धीरे धीरे कम होता जाएगा। तो रेट ऑफ कन्वर्शन ऑफ रिएक्टेंट इनटू प्रोडक्ट इज नॉट यूनिफॉर्म, मतलब ये कहना चाहता है कि इस टैंक से, इस रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बोले या इस टैंक से बाल्टी में पानी गिरने की दर शुरू से लेके अंत तक ये दर समान नहीं होगी। क्यों? क्योंकि जिस वक्त ये भरा होगा दर बहुत फास्ट, आधा होगा थोड़ा स्लो, एकदम नीचे आ गया तो बहुत कम। तो इसी आधार पर आप यहां ध्यान दें, अभी जो ग्राफ आपको हम दिखा रहे रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन, सांद्रता और टाइम का, वो ग्राफ गलत है, ध्यान दीजिएगा। इसमें ये हो गया प्रतिकारक की सांद्रता और ये हो गया समय। शुरू में याद कीजिए इसकी सांद्रता मैक्सिमम थी, मतलब ये टैंक भरा हुआ था। T1 समय में इसकी सांद्रता घटकर C1, T2 समय में C2, T3 समय में C3, लेकिन ये लाइन क्या बताता है? ये डिफिनिट स्लोप ये बताता है जो पानी गिरने की दर ऊपर से लेके नीचे आने तक बराबर है। ये तो हो ही नहीं सकता। शुरू में ये दर ज्यादा तेज होगा, निकलने का, पानी निकलने का दर, और जैसे जैसे इसकी मात्रा कम होती जाएगी इसका दर भी बदलता जाएगा। इसलिए ये ग्राफ जो होता वो इस तरह से होता, शुरू में ये दर आपका मैक्सिमम होगा, फिर ये दर थोड़ा डिक्रीज, फिर और डिक्रीज, फिर और डिक्रीज करेगा। अर्थात इस बात को अगर हम फोकस कर लें तो गौर करिएगा इसका सही ग्राफ इस प्रकार से मिलेगा, जो एक समय अंतराल के बाद इसकी ज्यादा मात्रा घट गई। क्यों? क्योंकि इस टैंक में पूरा पानी भरा हुआ था। जैसे जैसे जाएंगे तो इसके घटने की दर धीरे 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 करके कम होती चली जाएगी। तो ये एक पॉइंट निकला, रिएक्टेंट के रिस्पेक्ट में प्रतिक्रिया की दर क्या होगी, उसके ग्राफ के बारे में आप एक छोटा सा लाइन सीखें, बुक में भी दिया गया। अब आइए, प्रोडक्ट के रिस्पेक्ट में भी हम लोग दर निकाल करके जरा काम कर लें। प्रोडक्ट के रिस्पेक्ट में मतलब आप इस रिस्पेक्ट में भी ये कैलकुलेशन कर सकते हैं, जरा ध्यान से देख, बहुत इजी सा काम। अभी मान लीजिए ये टैंक पूरा भरा हुआ, पूरा भरा हुआ टैंक। गौर करिए, हम यहां भी देख सकते हैं वाटर लेवल कितना है और कितने समय के बाद कितना हुआ, मेजर किया जा सकता, नहीं तो बाल्टी से भी ये काम हम कर सकते हैं।
गौर करिएगा, T1 मतलब मान लेते हैं शुरू में, जीरो समय, मतलब हमने नल भी नहीं खोला। तो जीरो समय में याद कीजिए, बाल्टी में पानी की मात्रा, बाल्टी आप रखे और तुरंत कोई पूछ दिया बताओ पानी की मात्रा कितनी, आप उसको घूर कर देखें। इसको नल खोलेंगे तब ना पानी, अभी तो बाल्टी रखे हैं तो पानी की मात्रा कितनी हो गई, बराबर जीरो। अब जैसे जैसे समय बीतता गया, तो समय बीतता गया, नल आपने खोल दिया, ऑटोमेटिक है पानी की मात्रा घटती गई और जितना पानी घटा उतना पानी भरने लगा। मान लेते हैं 10 मिनट के बाद आपके 20 लीटर की बाल्टी भर गई, तो कोई भी आपसे जनरल पूछे जो बताओ रेट कितना, तो आप सीधा जवाब देंगे भाई मात्रा मतलब 20 लीटर पानी भर गया, समय कितना लगा, बराबर 10, तो ये हो गया 2 लीटर पर मिनट। दिस इज द कॉल। इसका मतलब हम प्रोडक्ट के रिस्पेक्ट में भी रेट निकाल सकते हैं। तो गौर करिए, इसका लैंग्वेज पढ़िए। The rate of reaction with respect to product is zero। प्रतिफल के सापेक्ष में प्रतिक्रिया की दर शुरू में शून्य होगी। क्यों? क्योंकि सारी की सारी मात्रा शुरू में सिर्फ और सिर्फ प्रतिकारक में रहता, रिएक्टेंट में रहता। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट इज इनिशियली जीरो, टोटल अमाउंट जो है वो रिएक्टेंट के फॉर्म में है। जीरो समय में तो बाल्टी में कोई पानी नहीं, नो रिएक्टेंट इज कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट। जैसे जैसे समय बीतता जाएगा तो प्रोडक्ट की मात्रा जो होगी वो बढ़ती जाएगी, प्रोडक्ट की मात्रा इंक्रीज करेगी, लेकिन पानी भरने की जो दर होगी या ए से बी में बदलने की दर या आर से पी में बदलने की दर यूनिफॉर्म नहीं होगी। मतलब ये चीजें भी ध्यान से आप सीखें जानने के लिए। जैसे यहां देख, ये हो गया एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ये हुआ कॉन्सेंट्रेशन, ये हुआ टाइम। ये कॉन्सेंट्रेशन किस चीज का, प्रोडक्ट का। आप याद कीजिए, जीरो समय में प्रोडक्ट की मात्रा भी जीरो। अब जैसे जैसे समय बीतता जाएगा प्रोडक्ट की मात्रा बढ़ती जाएगी, तो आप ऐसे ग्राफ खींचें। लेकिन पता है ये ग्राफ गलत है। क्यों गलत? इस ग्राफ का मतलब हो गया जो प्रोडक्ट के बनने की दर जो होगी वो यूनिफॉर्म होगी, जबकि हकीकत में प्रोडक्ट बनने की दर और रिएक्टेंट के घटने की दर ये कभी भी यूनिफॉर्म नहीं होगा। बिल्कुल टैंक वाला एग्जांपल, जब भरा होगा टैंक तो ये दर फास्ट, आधा होगा तो थोड़ा स्लो, और एकदम पेंदी में पानी आ गया, रिएक्टेंट की मात्रा बहुत कम गई तो ये दर और डिक्रीज करेगा। इसलिए इसके ग्राफ को अगर देखें तो ये ग्राफ गलत है, क्योंकि ये ग्राफ बताता है जो दर आपका होगा वो कांस्टेंट होगा, जबकि हकीकत में दर तो कांस्टेंट होता ही नहीं। इसके आगे बढ़े, इसलिए इसका जो करेक्ट ग्राफ होगा वो इस प्रकार का होगा। शुरू में रेट इसका बहुत फास्ट होगा, धीरे धीरे करके इसका रेट जो होगा वो स्लो होता चला जाएगा। ये हो गया एक छोटा सा वर्ड रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में जानकारी। अब आइए जरा इसकी काम की बात करें। अभी पूरा रेट ऑफ रिएक्शन एक बहुत अच्छा और लंबा टॉपिक है, हड़बड़ाइएगा नहीं, क्योंकि पहला ही न्यूमेरिकल का सामना करना पड़ेगा, रेट ऑफ रिएक्शन। तो रेट ऑफ रिएक्शन का जब आप सामना करेंगे तो उसके लिए जरूरी है जो आप उसका लॉजिक समझें। मान लेते हैं रिएक्टेंट का परिवर्तन प्रोडक्ट में हो रहा, ध्यान से देखिएगा, हम विथ रिस्पेक्ट टू रिएक्टेंट भी करेंगे और विथ रिस्पेक्ट टू प्रोडक्ट भी करेंगे। तो आप ध्यान से देखें, मान लेते हैं जीरो समय में एकदम टैंक वाला एग्जाम्पल दिमाग में रखिएगा, हम टैंक यहां बना भी देते। एक डाटा खाली आप संभालिए, आपको उससे क्लू मिल जाएगा, हिंट मिल जाएगा पूरा। जैसे ये एक वाटर टैंक,
इसमें पानी भरा हुआ, इसको आप समझ लीजिए आर, नीचे टैप लगा हुआ, नल लगा हुआ, यहां पर आपने बाल्टी रख दिया, इसको समझ लीजिए पी, प्रोडक्ट। आर से पी में जाने की दर को पकड़ना है। तो मान लेते हैं रिएक्टेंट की प्रारंभिक R1, मान लेते हैं रिएक्टेंट मतलब इस टैंक में पानी का 100 लीटर मौजूद है। समझने के लिए एक एग्जांपल लीजिए, ऑटोमेटिक है, जीरो समय का मतलब आप सिर्फ बाल्टी रखें, आपने नल खोला भी नहीं, क्योंकि हर रिएक्शन को कंप्लीट होने के लिए या स्टार्ट होने के लिए एक समय चाहिए। अब आप चाय का पतीला लिए, पानी डाले, चीनी डाले और चढ़ाए और कोई पूछ दे जो कितना चाय बना, तो ऑटोमेटिक है जवाब जीरो। किसी बर्तन में चावल पानी डाल करके जैसे ही गैस पर डाले चावल बन गया क्या, तो आप घूर कर देखें अभी तो चढ़ाए हैं, हम ही चढ़ जाएं क्या, तो ऑटोमेटिक है। हर काम को अंजाम देने के लिए एनर्जी चाहिए, बॉन्ड टूटना जुड़ना, ये प्रक्रिया जो है ये समय लेता है, तो ऑटोमेटिक है। अगर आप इस समय में प्रोडक्ट की सांद्रता अगर देखेंगे तो ऑटोमेटिक है प्रोडक्ट कितना होगा, इज इक्वल टू 0। अब आ जाइए, मान लेते हैं सिंप्लीफाइड उसी तर्ज पर बढ़ी, मान लेते हैं 10 मिनट के बाद। स्वाभाविक है रिएक्टेंट की मात्रा समय के साथ घटेगी। मान लेते हैं इसका रिएक्टेंट का फाइनल कॉन्सेंट्रेशन हो जाता इज इक्वल टू 80, मतलब इस टैंक से 20 लीटर पानी निकल गया। ध्यान दीजिएगा, इस टैंक से 20 लीटर पानी निकल गया। ऑटोमेटिक है वो पानी कहां का कहां जाएगा, बाल्टी में ही जाएगा। तो प्रोडक्ट की सांद्रता P2 कितनी हो गई, इज इक्वल टू 20। बस इसी फिगर को, इसी टैंक बाल्टी के एग्जाम्पल को जोड़ लेंगे तो आपका काम बहुत आसान हो जाएगा। ध्यान दीजिए, अभी हम रिएक्टेंट पर फोकस कर रहे, इतने दूर पर फोकस कर रहे, गौर से देखते चलिएगा। माना कि T1 समय में सांद्रता R1, T1 समय में R1 और T2 समय में R2 है। बहुत बढ़िया, आगे बढ़े। वही चीजें हैं, 0, 10, 100, 20 रिएक्टेंट के सापेक्ष काम कर रहे, उसी की व्याख्या कर रहे। अब गौर करिएगा, चूंकि इस टैंक में वाटर की मात्रा घट रही, तो आपको 3 वर्ड मिल सकता। कौन सा? रिएक्टेंट के घटने की या कमी की या खपत की दर, मतलब इंग्लिश में कह सकते हैं रेट ऑफ डिसअपीयरेंस, गायब हो रहा, या डिक्रीज, घट रहा, या कंजम्पशन, खपत होना। 3 वर्ड है, क्योंकि ये तीनों वर्ड आप समझिएगा, क्योंकि न्यूमेरिकल में कहीं पर डिक्रीज, कहीं पर डिसअपीयर, कहीं पर कंजम्पशन मिलेगा। तो हम न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से थ्योरी दे रहे, किताब पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं दे रहे, न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से थ्योरी दे रहे। तो घटने की दर फिजिक्स में आप कई बार पढ़ चुके। जब आप रेट निकालेंगे तो ऑटोमेटिक है, यहीं पर आ जाइए ना, रेट निकालेंगे किसके रिस्पेक्ट में, रिएक्टेंट के रिस्पेक्ट में, मतलब सांद्रता में परिवर्तन इज इक्वल टू क्या होगा, याद कीजिए, फाइनल माइनस इनिशियल बाई टाइम इंटरवल, समय अंतराल। याद कीजिए वो क्या होगा, T2 माइनस T1। तो अभी तुरंत याद कीजिए, R2 इज इक्वल टू 80, R1 इज इक्वल टू 100, T2 इज इक्वल टू 10 और T1 इज इक्वल टू 0। तो ऑटोमेटिक है ये रेट आपका कितना हो गया, ये डेल्टा R बाई डेल्टा T इज इक्वल टू -2। इस माइनस का मतलब क्या हो गया, इसका कॉन्सेंट्रेशन समय के साथ घट रहा, डिक्रीज हो रहा, इसलिए ये वैल्यू आपका किस चीज में आया, नेगेटिव। लेकिन रेट को नेगेटिव नहीं बोलना है,
जाती, इसलिए हम लोग क्या करते, दोनों तरफ -1 से गुना कर देते। तो जैसे -1 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, ऑटोमेटिक है ये माइनस माइनस क्या हो गया प्लस। तो इसलिए यहां आ गया माइनस। माइनस का मतलब याद रखिएगा डिक्रीज, घटना। और हर बच्चे को याद रखना है रिएक्टेंट में आप बाईं ओर पहले क्या देंगे, माइनस। इससे क्या होगा, ये मान पॉजिटिव हो जाएगा। तो क्या हुआ, अभी तुरंत आप देखेंगे पॉजिटिव करने पर हम रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों के वैल्यू को बराबर कर सकते, इसलिए ये काम किया जाता। तो रेट ऑफ रिएक्शन माइनस डेल्टा आर बाई डेल्टा टी इज इक्वल टू +2। नेक्स्ट, इसमें दर में कमी होती, इसलिए कौन सा सिंबल देना है, नेगेटिव देना है। क्यों नेगेटिव देते, क्योंकि इसके कंसंट्रेशन में कमी होती है। पूरा डिटेल बना हुआ, इतना बढ़िया बना हुआ, जो आप एक बार रीडिंग मार लें, समझ लें सारी बातों को, तब एनसीईआरटी को एक बार और जाइए, एकदम सिंपल लैंग्वेज में इंग्लिश और हिंदी में डाल दी। अब यहां निगेटिव साइन का मतलब, जो हम हमेशा रिएक्टेंट में एकदम आज के बाद गांठ बांध लीजिएगा, जब भी रिएक्टेंट के रिस्पेक्ट में हम रेट की बात करेंगे तो कृपया आप रिएक्टेंट से पहले माइनस लगा दीजिएगा। कंसंट्रेशन राइट साइड का जो हिस्सा है वो आपका ऑलवेज पॉजिटिव मिलेगा, इसलिए वहां पर रेट में प्लस माइनस का जो वैल्यू आता वो नहीं लेना, वो तो हमेशा पॉजिटिव होगा। बाईं ओर भी हम कर लेते माइनस, ये इसका मीनिंग हो गया। अब आप आइए आगे, यही रेट हम निकालना चाहते प्रोडक्ट के सापेक्ष। तो गौर करें, आर का परिवर्तन पी में, बहुत बढ़िया। अब आप प्रोडक्ट के सापेक्ष दिखाना चाहते तो रिएक्टेंट को यहां हटा लीजिए इसको। अब आप इसको देखें तो गौर करिए, प्रोडक्ट के रिस्पेक्ट में जब आएंगे तो कह सकते हैं डेल्टा पी बाई डेल्टा टी इज इक्वल टू P2 माइनस P1 बाई T2 माइनस T1। तो माना कि एक प्रतिक्रिया है जिसमें रिएक्टेंट का प्रोडक्ट में परिवर्तन होता। T1 समय में प्रोडक्ट की सांद्रता P1, T1 समय में P1 और T2 समय में T2। पूरा क्लियर लिखा हो, ये पूरा रेडी किया हुआ। RP में 0, 10, 0, 20, इसलिए हम लिख के दे रहे हैं, ऐसा बना के दे रहे, जो ऐसा नहीं जो आप एक बार वीडियो रोक रहे फिर उतार रहे, फिर वीडियो रोक रहे फिर उतार रहे, बिल्कुल नहीं करना। केमिस्ट्री में हम जितना पढ़ा रहे हैं आप व्हाट्सएप से जुड़े और इसको कॉपी में अगर उतार लीजिएगा तो बहुत बढ़िया। ये हो गया थ्योरी आपका मजबूत। और अब जब हम आपको नोट्स देंगे तो वो नोट्स होगा क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में, और वही क्वेश्चन आंसर का नोट्स आपको तैयार करके एग्जाम में जाना है। कॉपी और क्लास उसके लिए आपकी मदद करेगा। तो 3 रूप में तैयारी आपकी हो रही है। अब आप गौर करिएगा, यहां पर जब भी हम प्रोडक्ट के बारे में बोलेंगे तो न्यूमेरिकल में 3 वर्ड दिखेगा, तीनों वर्ड के बारे में सचेत रहे। अगला क्लास, अपीयरेंस मतलब प्रकट होना, इंक्रीज बढ़ना, फॉर्मेशन निर्माण। तो कभी कभी किसी न्यूमेरिकल में अपीयरेंस लिख देता, कभी किसी में इंक्रीज लिख देता, कभी किसी में फॉर्मेशन लिख देता। ये तीनों वर्ड किसके लिए यूज होगा, प्रोडक्ट के लिए। और फिर आ जाइए सिंपल मैथमेटिकल, फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल माइनस इनिशियल इज इक्वल टू 20/10 इज इक्वल टू 2। हो पाएगा? ये पूरा पार्ट आपका हो। नेक्स्ट आइए, ये मान अभी आपको क्या मिला तो गौर करिए, ये मान मिला पॉजिटिव। और ध्यान दीजिएगा, ये पॉजिटिव क्यों मिला, क्योंकि प्रोडक्ट की मात्रा समय के साथ बढ़ती जाती है, इसलिए फाइनल वैल्यू बड़ा और इनिशियल वैल्यू छोटा होता है। अब आप आगे आइए, इंक्रीज करता क्यों, क्योंकि प्रोडक्ट की मात्रा बढ़ती जाती है, जो हमने आपको अभी दिया। प्रोडक्ट में हमेशा कौन सा साइन देना है, पॉजिटिव। हमेशा आपको क्या लिखना है, पॉजिटिव। क्यों, क्योंकि समय के रिस्पेक्ट में उसकी सांद्रता, उसका कंसंट्रेशन जो होता वो बढ़ने लगता है।
ये पार्ट आपका क्लास नंबर 2 कंप्लीट। 1 मिनट जरा आपको थोड़ा सा एक बता दे जो ये पूरा पढ़ने में आप सीखेंगे, ध्यान दीजिएगा। इस पूरा पढ़ने में आप ये सीखें, मान लेते हैं हम इसको बदल देते, ये हो गया A का परिवर्तन B में हो रहा, दोनों का कोफिशिएंट आज याद रखिएगा, दोनों का कोफिशिएंट हमने 1 रखा। तो इसके रिस्पेक्ट में अगर रेट पूछे तो आप जवाब देंगे रेट ऑफ रिएक्शन, रिएक्टेंट है क्या सिंबल देंगे माइनस, यहां देंगे डेल्टा A बाई डेल्टा T। फिर रेट ऑफ रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू प्रोडक्ट आप क्या देंगे, प्रोडक्ट में क्या दिया जाता पॉजिटिव, यही भी लिखेंगे तो बात बराबर। और ये क्या हुआ, ये हुआ डेल्टा B बाई डेल्टा T। ये वाला पार्ट आसी इसी में जैसे और एक बार प्रैक्टिस कर लीजिए, ये x से परिवर्तन हुआ y, तो आप लिखेंगे x के रिस्पेक्ट में रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू माइनस, रिएक्टेंट है आज कोफिशिएंट 1 रहने दीजिए, कल कोफिशिएंट आपको बदल कर देते इस क्लास में। तो ये हो गया डेल्टा x बाई डेल्टा T। फिर नीचे आइए इज इक्वल टू प्रोडक्ट है प्लस डेल्टा y बाई डेल्टा T। उम्मीद है रेट ऑफ रिएक्शन का ये शुरुआत है, थोड़ा सा आइडिया लगा। अगले दिन हम नेक्स्ट क्लास में और आगे बताते हैं। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।